किताबें नहीं पढ़ सकते ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन बिल गेट्स हर सप्ताह में एक किताब पढ़ते हैं। एलन मस्क ने किताब पढ़ पढ़कर रॉकेट बनाना सीख लिया और चार्ली मंगर ने किताबों को ही असली वेल्थ कहा है। ऐसा क्या सीक्रेट छुपा है इन किताबों में जिसे जानकर ये लोग समझदार और अमीर बन गए? आइए मैं आपको मेरे द्वारा पढ़ी गई 97 किताबों का सीक्रेट बताता हूं सिर्फ 10 मिनट में, जिसको जानकर आप लोग समझदार और अमीर इंसान बन सकते हैं। सबसे पहली किताब है अवेकन द जायंट विद इन, जिसने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। इसमें लिखा है लॉट्स ऑफ पीपल नो व्हाट टू डू बट फ्यू पीपल एक्चुअली डू व्हाट दे नो। इसका हिंदी है कि कई लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कुछ ही लोग करते हैं जो वो जानते हैं। उदाहरण के लिए हजारों लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि YouTube पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं। मतलब जानने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जानते तो कई लोग हैं, लेकिन करने वालों का प्रतिशत कम है, इसीलिए सफल लोगों का प्रतिशत भी कम है। तो लेसन है, जानने से जरूरी है करना। इसी किताब का दूसरा लेसन है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड बीइंग कमिटेड टू इट। इसका हिंदी है कि इंटरेस्टेड होने में और कमिटेड होने में बहुत बड़ा अंतर है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 100 लड़के 100 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब उन लड़कियों ने लड़कों को शादी करने के लिए कहा तो वो कमिटेड होने से पीछे हट गए। आप भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड तो होते हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आप उसके लिए कमिटेड है या फिर नहीं, क्योंकि सफलता कमिटमेंट से ही मिलती है। इसी किताब का तीसरा लेसन है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। इसका हिंदी है बारंबारता ही स्किल्स की जननी होती है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मैं उन लोगों से कभी नहीं डरता हूं जिन्हें 100 प्रकार के मूव्स आते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जिसने एक ही मूव की प्रैक्टिस 100 बार की है। और ब्रूस ली यही समझाना चाह रहे थे, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो आपका उसमें एक्सपर्ट बनना तय है। इसी किताब की चौथी बात से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई बिकेम एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बिकॉज रेदर देन वंस अ वीक आई बुक माई सेल्फ टू स्पीक 3 times a day। यहां रॉबिन्स हमें समझा रहे हैं कि मैंने एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सप्ताह में अपने आप को एक बार बुक करने की जगह एक दिन में अपने आप को 3 बार बुक किया स्पीच देने के लिए। इसे उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम दोनों को ही गिटार बजाना सीखना था। राम हर दिन 1 घंटे 1 सप्ताह तक गिटार बजाना सीखता है, जबकि श्याम हर दिन 7 घंटे गिटार बजाना सीखता है। अब देखिए, राम ने हर दिन 1 घंटा गिटार बजाया, मतलब 7 दिनों में उसने 7 घंटे प्रैक्टिस की, जबकि श्याम ने यहां पर हर दिन 7 घंटे गिटार बजाया 1 सप्ताह तक, मतलब उसकी जो मेहनत है वो है 49 घंटों की। अब राम कितनी भी कोशिश कर ले, श्याम से आगे नहीं बढ़ सकता है। आप भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कीजिए। ज्यादा समय दीजिए ताकि आपकी स्किल्स ज्यादा इंप्रूव हो। दूसरी किताब है अल्केमिस्ट, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्केमिस्ट की पहली सीख है कि जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। शायद इसी किताब से ये डायलॉग लिया गया है। अब आप इसे मैनिफेस्टेशन कहें या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जब भी आप किसी चीज को वाकई में शिद्दत से चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। इसी किताब का दूसरा लेसन है कि ऐसी किसी चीज को देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, तो आप उसमें से 500 रुपए किसी को देने का वादा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 1000 रुपए है तो आप किसी को 10,000 रुपए देने का वादा नहीं कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को झूठी उम्मीद दे रहे हैं। ये उम्मीद आज नहीं तो कल जरूर टूटेगी, इसलिए आपको ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो आपको पता है कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अगली किताब का नाम है लोक व्यवहार, जिसने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है इस बारे में बहुत ही अच्छी सीख दी है। इस किताब की पहली सीख है कि किसी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आपको क्या लगता है कि जब आप किसी व्यक्ति की बुराई करते होंगे तो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या भाव रहते होंगे? जवाब आपको पता है, नकारात्मक भाव। इसका मतलब कि कभी भी किसी की आलोचना जब तक जरूरी नहीं हो तब तक आपको नहीं करना चाहिए। इसी किताब की दूसरी लर्निंग है, याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और मधुरतम शब्द होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो उसके दिल में आपके लिए स्पेशल जगह बन जाती है। कोशिश करें कि जिन भी लोगों से आप मिले उनका नाम याद रखें और उन्हें उनके नाम से ही बुलाएं। और इसी किताब की अगली लर्निंग है कि बड़े से बड़ा आलोचक भी धैर्यवान सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के सामने नर्म पड़ जाएगा। लेखक का कहना है कि अच्छे श्रोता बनिए,
जो व्यक्ति अच्छा स्पीकर होता है वो अच्छा श्रोता पहले होता है। सिर्फ लोगों के सामने अपनी बातें मत रखते रहिए, इससे उनके कानों में चुभन पैदा होती है और उन्हें लगता है कि आप दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए अच्छा श्रोता बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसकी 3 लर्निंग आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि इसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। इस किताब का पहला लेसन, पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इसे काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। आपने अमिताभ बच्चन के बारे में जरूर सुना होगा कि लाइफ में बहुत ज्यादा सफल होने के बाद एक ऐसा मूवमेंट आया जहां पर वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे, लेकिन कुछ ही सालों में वापस से उन्होंने अपनी स्किल्स का यूज किया और वापस से करोड़पति बन गए। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि पैसा ताकतवर है, लेकिन शिक्षा से ज्यादा ताकतवर नहीं है। यदि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है या फिर स्किल है तो उसका यूज करके आप वापस से पैसा कमा सकते हैं और इंप्रूव हो सकते हैं। अगली सीख में रॉबर्ट कहते हैं कि संपत्ति मेरे जेब में पैसा डालती है, जबकि दायित्व मेरे जेब से पैसा बाहर निकालती है। जब भी कोई व्यक्ति नया नया पैसा कमाना शुरू करता है तो वो एक महंगी कार के पीछे भागता है। याद रखिएगा, एक महंगी कार एक संपत्ति नहीं बल्कि एक दायित्व है। महंगी कार का एवरेज कम होगा, इसलिए उसमें पेट्रोल ज्यादा लगेगा, उसका इंश्योरेंस भी महंगा होगा और यदि उसका सर्विसिंग कराने जाएंगे तो वो भी महंगा होगा। इसका मतलब ये आपके लिए एक दायित्व बन जाएगा। रॉबर्ट समझाते हैं कि शुरुआत के सालों में व्यक्ति को अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, ना कि दायित्व को। संपत्ति को बढ़ाकर जो धन उसके पास आएगा उससे उसे अपने सपने पूरा करना चाहिए। अगली किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट, जो आपके टाइम को बचाना सिखाएगी और अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, कम समय में कैसे ज्यादा अचीव कर सकते हो, उसके बारे में सिखाती है। इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं 20-80 प्रिंसिपल के बारे में। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देती है, जबकि बाकी 80% प्राथमिकताएं आपको सिर्फ 20% परिणाम देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप स्कूल में थे तो वहां पर एग्जाम होता था और अलग अलग नंबर के प्रश्न आते थे। कुछ प्रश्न 2 नंबर के होते थे, कुछ 3, कुछ 5 और कुछ 10। आप 2 नंबर वाले प्रश्नों को पहले सॉल्व करना शुरू करते थे, जिसमें आपका बहुत सारा समय चला जाता था, और बाद में आखिरी में आते थे 10 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें आपके पास समय नहीं बचता था। जबकि आपको इसका उल्टा करना चाहिए था। पेरेटो के नियम के अनुसार जो प्रश्न आपको 10 नंबर दे रहे थे, 5 नंबर दे रहे थे, आपको उन्हें पहले समय देना था, क्योंकि वो आपको ज्यादा नंबर दे रहे हैं। जबकि आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों को आखिरी के लिए छोड़ना था, क्योंकि वो आपको कम अंक दे रहे हैं। आपके दिन भर में भी ऐसे कई काम होते हैं जो आपको कम रिजल्ट देते हैं लेकिन समय बहुत खाते हैं। उससे अच्छा है आप उन कामों पर पहले फोकस कीजिए जो कम समय लेंगे लेकिन आपको ज्यादा रिजल्ट देंगे। इसी किताब में टाइम बचाने का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे। आपके पीछे का खूंखार कुत्ता आपके लिए डेडलाइन है, जो कि आपको समय से पहले काम करने पर मजबूर कर रहा है। और कई बड़े लोग टास्क को पूरा करने के लिए डेडलाइन देते हैं अपने आप को और अपनी टीम को कि इस निर्धारित समय में आपको ये काम पूरा करना है। इसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं किसी टास्क को पूरा करने के लिए। अगली किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसकी सबसे पहली लर्निंग है स्टूडेंट्स हु आर एंग्शियस, एंग्री और डिप्रेस्ड डोंट लर्न। इसका मतलब जो भी बच्चे चिंतित होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं, वो कभी भी चीजों को लर्न नहीं कर पाते हैं। आप भी सीखने के लिए कई घंटे लगाते हैं, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में नहीं जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि मैं ये चीज कर क्यों नहीं पा रहा हूं, सीख क्यों नहीं पा रहा हूं। अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि कहीं आप एंग्शियस तो नहीं है, कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं है, या आपको डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा है तो आपकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, आप कम सीख पाते हैं। इसी किताब में सिंपैथी और एम्पैथी सिस्टम को भी समझाया गया है। जब आप किसी के भाव को ऊपरी मन से ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं तो उसे सिंपैथी कहते हैं, मतलब सहानुभूति। लेकिन जब आप डीप कनेक्शन किसी के साथ करते हैं और किसी के दुख में शामिल होते हैं, किसी के सुख में शामिल होते हैं और वैसा ही फील करते हैं जैसा उसे फील हो रहा है, तो इसे एम्पैथी कहते हैं, मतलब समानुभूति। और कहा जाता है कि यदि आपको ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छा बनाना है तो आपको लोगों के साथ एम्पैथी रखना चाहिए। अगली किताब है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड,
जो आपको लोगों का मन पढ़ना सिखाती है। इस किताब का पहला लेसन है इफ आई वर यू आई वुड फील एग्जैक्टली द सेम। यदि आपको किसी व्यक्ति के दिल की बात को बाहर निकलवाना है और आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको बस इतना कहना है कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही फील कर रहा होता। इससे होता यह है कि व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, वो क्या फील कर रहा है उस बात को समझ पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो व्यक्ति अपने दिल की बात आपको शेयर कर देता है। यदि विश्वास नहीं हो तो अगली बार जब भी किसी व्यक्ति के दिल की बात आपको बाहर निकलवाना है और यदि वो दुखी है, परेशान है, चिंतित है, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही फील कर रहा होता, बताइए मुझे आपको क्या समस्या है, और देखना वो व्यक्ति आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देगा। इसी किताब की अगली सीख है whenever you do something if you notice that it does not work stop whenever it is that you are doing and do something else। कहने का मतलब साफ है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस काम को बंद कर देना चाहिए और या तो उस काम को अलग ढंग से, अलग तरीके से करना चाहिए या कोई अलग काम करना चाहिए। इसी किताब की बहुत अच्छी सीख है कि जब भी आपका कोई भी इमोशन अपने हाईएस्ट फॉर्म पर जाता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कई बार आपको गुस्सा आता होगा और आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन बाद में आप अपने आप को कहते हैं कि यार ये मेरे से कैसे हो गया। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इमोशन जब भी अपने हाईएस्ट फॉर्म पर जाता है, आपके अंदर चाहे कितनी ही अकल हो, वो अकल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप उस काम को भी कर बैठते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना सीखिए। अगली किताब का नाम है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ बिजनेस। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़े बिना बिजनेस शुरू मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। इस किताब का सबसे अच्छा लेसन है इफ यू कांट बी फर्स्ट इन अ कैटेगरी सेट अप अ न्यू कैटेगरी यू कैन बी फर्स्ट इन। यहां पर लेखक कहना चाहते हैं कि यदि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें आप पहले 2 पायदानों में नहीं देखते हैं अपने आप को, तो आपको एक नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहिए जिसमें आप पहले 2 पायदानों में हो। ध्यान से सोचकर देखिए कि हर ब्रांड कैटेगरी में पहले 2 नाम ही ऐसे होते हैं जो आपको याद होते हैं और उसके बाद के सारे फीके पड़ जाते हैं। यदि मैं आपके सामने टूथपेस्ट की बात करता हूं तो आपको कोलगेट और पेप्सोडेंट का नाम ही याद आएगा। यदि मैं आपके सामने ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं तो आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का नाम ही याद आएगा। यदि मैं आपके सामने बाइक की बात करूं तो आपके सामने हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज जैसी कंपनियों का ही नाम आएगा। तो यदि आप कोई ब्रांड या बिजनेस बनाने जा रहे हैं तो याद रखिए कि या तो आप उसके टॉप 1 या 2 में हो, और यदि आप नहीं हैं तो आप अपनी खुद की कैटेगरी बनाइए और उसमें टॉप 1 या 2 बनिए। और अगली किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो आपको पैसों की गलतियां जो आप करते हैं उन गलतियों को होने से आपको बचाएगी। इस किताब का पहला लेसन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आपको पता हो तो माइक टायसन इस दुनिया के सबसे अमीर फाइटर बने, जिनके पास बहुत सारा पैसा था और उसके साथ उनके शौक भी बहुत महंगे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो बैंकक्रप्ट हो गए। इतना सारा पैसे कमाने के बाद भी कोई व्यक्ति कैसे बैंकक्रप्ट हो सकता है? ये इसी बात से हो सकता है कि जब आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा हो सकता है कि आपकी कमाई कम हो और खर्चे वहीं के वहीं रहे। अब खर्चे वहीं के वहीं हैं, कमाई यदि कम हो गई है तो इसका मतलब क्या कि आपके लॉस होना शुरू हो जाएंगे और आप बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। अगला लेसन है अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहां पैसा लगाए जहां मूलधन सुरक्षित हो। आपने कई ऐसी स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा और उन स्कीम्स में लोगों को फंसते हुए भी जरूर देखा होगा जहां रातों रात अमीर बनने की बात कही जाती है। भारतीय लोगों को फाइनेंस का बेसिक भी नहीं पता है कि उन्हें अपने पैसे को कहां और कैसे निवेश करना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति बहुत ज्यादा रिटर्न के लालच में आ जाता है और वहां अपना पैसा लगा देता है जहां पर उसका मूलधन भी खतरे में होता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप निवेश करें सबसे पहले अपने प्रिंसिपल या मूलधन की सुरक्षा को देखें और उसी के बाद निवेश करें। चाहे कम रिटर्न मिले लेकिन मूलधन सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगला लेसन है कि अगर तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो तो इस तरह करो कि दोस्त का भार तुम पर ना आए। यहां पर मैं अपनी पर्सनल कहानी बताता हूं। मेरे दोस्त का भाई और उसका दोस्त जो कि सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि उसने लोगों से पैसा उधार ले रखा था और अब वो पैसा नहीं चुका पा रहा था। अब वो सुसाइड करने जा रहा था तो दोस्त को उस पर दया आ गई और उसने मेरे दोस्त से कहा कि आप अपने दोस्त से पैसा लेकर आइए। उस व्यक्ति ने आकर मुझसे पैसे मांगे कि एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है क्योंकि उसकी बहुत सारी उधारियां हैं, यदि अभी वो उधारियां चुक जाएगी तो वो सुसाइड करने से बच जाएगा। मैंने उसे समझाया कि ऐसे मामलों से तुम्हें दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, और वो व्यक्ति नहीं माना। उसने जैसे तैसे मुझे समझाया और मुझसे पैसे लेकर चला गया। अब
आगे क्या हुआ कि लगभग 6-7 साल हो गए हैं और उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए हैं, क्योंकि ना उस व्यक्ति ने इसे पैसे लौटाए और ना ही उस व्यक्ति ने दूसरे लोगों को पैसे लौटाए हैं और वो अपने जिंदगी को मजे से जी रहा है। कहानी का सार सिंपल है कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान ना करवा लेना। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर दो जिन्हें आप ये बातें समझाना या सिखाना चाहते हैं, और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए सबसे अच्छी सीख कौन सी थी। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि YouTube से पैसा कैसे कमाना है ये सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।